नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे जो 7 तारीख 6 और 7 की दरमियानी रात से भारत ने पाकिस्तान पर जो आतंकवादी 9 उनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, और उसके बदले में जो पाकिस्तान ने हमारे शहरी इलाकों में और एलओसी के नज़दीक घर, जो जहाँ पर सिविलियन लोग रहते हैं और शहरी बस्ती है, जो गांव की बस्ती है, वहाँ पर किस प्रकार उन्होंने अपने बम शेल गिराए और वहाँ पर लोगों को मारने का काम किया। बहुत से लोग घायल हो गए, कई घर गिर गए और कई शेल ऐसे हैं जो फट नहीं पाए। उनकी कहानियां अब बाहर आ रही हैं। तो पाकिस्तानी फायरिंग से एक 13 वर्षीय बालक जिसका नाम विहान है, वो बच नहीं पाया। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जोया और जहीन समेत 5 बच्चों की निर्ही हत्या हो गई उस बमबारी में। तो ऐसी बमबारी कहीं देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई, और जो ये अब स्टोरी बनकर बाहर आ रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ के लोग बताते हैं कि सुबह से ही धमाकों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने बच्चों के साथ दीवार की आड़ ले रखी थी, इसलिए बच सका, वरना आज आपके साथ खड़ा होकर बात नहीं कर पाता। मतलब वो व्यक्ति बताता है कि मैं दीवार के साथ बैठा रहा। महताब दीन जम्मू के पुंछ इलाके के रहने वाले हैं। खुश्की से होठ फट गए थे, शरीर पर चोट के निशान हैं। अपनी चोट दिखाते हुए महताब एलओसी के पास वाले इलाकों का हाल बताते हैं। पुंछ जम्मू का आखिरी जिला है जहां पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी है। विदेश मंत्रालय ने 8 मई को कहा कि पुंछ में 3 महिलाओं समेत 5 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हो गए। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी ये बात आपको बताई थी। 6-7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके अलावा 1 घंटे बाद ही पुंछ से सटे पीओके से फायरिंग आनी शुरू हो गई। बड़े बड़े मोर्टार से बमबारी की गई। लोग बताते हैं कि ये अब तक पुंछ में सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और सबसे भारी बमबारी थी। 1965 और 1971 में भी ऐसी फायरिंग नहीं देखी गई। बमबारी के डर की वजह से शहर खाली हो गए, लोग घर छोड़कर जा रहे थे। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन 9 मई की रात को भी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में भी किए गए। एलओसी के पार से पुंछ में भारी बमबारी की गई। इन इलाकों में नुकसान हुआ। उनमें बालाकोट, कुपवाड़ा, कृष्णागढ़ी, गुलपुर, पुंछ, मनकोट और कुपवाड़ा केरनी ऐसे इलाके हैं। करीब 16 से ज़्यादा मौतें हुई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उसमें एक मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा है, मस्जिद है, स्कूल है, दुकानें हैं, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। बचपन से पाकिस्तान के बॉर्डर पर रह रहे लोग बताते हैं इतनी खतरनाक बमबारी कभी भी नहीं हुई। इससे पहले हम पुंछ में रहने वाले जो है महताब दीन, वो बताते हैं कि मेरी उम्र 46 वर्ष हो चुकी है। बचपन से मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ ना सोचा था, ना देखा था। 7 मई की सुबह करीब 6:30 बजे एलओसी के उस पार से हैवी मोटार फायरिंग हुई, जो सीधे मेरे घर के पास आकर गिरी। एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके हुए, पूरा घर दहल गया। पहला धमाका घर के ऊपरी वाले हिस्से में हुआ, वहाँ पर साथ में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। जब दूसरा धमाका हुआ तो घर के नीचे खड़ी स्कूटी में आग लग गई। इसके बाद तीसरे धमाके में घर के सामान की पूरी बाउंड्री वॉल टूट गई थी।
एलओसी में बमबारी के दौरान महताब दीन के घर में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट होते हैं। इनमें गैस सिलेंडर फट जाता है, स्कूटी में आग लग जाती है। अपनी चोट वो दिखाते हैं और बताते हैं कि मोटर शेल का सिलेंडर, लोहे के परखच्चे उड़ गए, धमाके के साथ दरवाजे को चीरते हुए घर में दाखिल हुआ। मुझे तुरंत समझ में भी नहीं आया कि कोई चोट लगी है या नहीं। मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। तभी मेरी पत्नी को पैर में चोट लग गई। मैं उन्हें देखने लगा, तब मेरे बच्चों ने कहा, पापा आपके जूते में खून निकल रहा है, जूते से, और खून दिखाई दे रहा है, बेडशीट पर भी खून है। फिर उसी ने मेरी चोट पर कपड़ा बांधा। मेहताब के रिश्तेदार उन्हें हॉस्पिटल ले गए। और इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा बमबारी हो रही थी कि कोई घर से निकलने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। वे बताते हैं कि हम गोलाबारी के बीच बचते बचाते निकले और करीब 30 किलोमीटर दूर सुरनकोट के हॉस्पिटल में पहुंचे। मेहताब का जहां मकान है उसकी फोटो भी रिलीज की गई है। बमबारी में अपने मकान को दिखाते हुए वो नुकसान का जायजा भी बताते हैं। बमबारी में जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। पिता हॉस्पिटल में भर्ती है। मेहताब के पड़ोस में ही किराए पर रह रहे रमीज खान के 2 बच्चे जहीन खान और जोया खान की मोर्टार हमले में मौत हो गई। वो बताते हैं गोलाबारी के बीच में हमारे गांव से निकलने की कोशिश की, इसी बीच एक बम आकर गिरा। इससे निकलने वाले स्प्लिंटर बच्चों को लग गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रमीज खान को भी गंभीर चोटें आई। अब वो जम्मू के हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। शहर के बीच मोटार से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और उनका कहना है कि ऐसे कोई कैसे फायरिंग कर सकता है जहां पर सिविलियन लोग रहते हों। और पुंछ के रहने वाले हैं। उनके भतीजे विहान भार्गव की मौत भी इसी गोलाबारी में हो गई। भास्कर शर्मा इनका नाम है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पुंछ शहर पर इतनी तेज गोलाबारी होने लगी कि उसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की बमबारी में जान गंवाने वाले विहान महज 13 साल की उम्र के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। वो बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने 1965-71 की जंग भी देखी है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आज तक इतनी खतरनाक गोलाबारी पुंछ शहर पर नहीं देखी गई। लड़ाई के बदले में निहत्थे नागरिकों पर हमला करना ये कायरता और डर का प्रतीक है। शहर के बीच मासूम नागरिकों पर मोर्टार से अंधाधुंध फायरिंग कोई कैसे कर सकता है? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। हमें विहान के पिता भी जो है वहाँ पर घूम रहे थे। वो बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए गए हुए थे। वो बेटे का संस्कार करने के बाद बहुत दुखी थे। वो ये बात करने की स्थिति में नहीं थे। रात भर बमबारी के बीच विहान और अपने परिवार के साथ ही था, लेकिन सुबह उन्होंने पुंछ छोड़कर सुरक्षित जगह जाने का जब फैसला किया तो एक प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे, दिलेरा के पास मोटर गाड़ी के पास गिरा और वो बताते हैं कि मोटरार के स्प्लिंटर विहान के सिर पर लग गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं है, फिर भी इनकी जान लेना कहाँ तक उचित है या इंसाफ का तकाजा क्या कहता है, ये बात भास्कर शर्मा जी ने कही है। गुरुद्वारे पर भी मोर्टार से हमला किया गया। पड़ोस के घर की छत तबाह हो गई। पुंछ के श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारे पर भी बमबारी का असर हुआ। गुरुद्वारे के हिस्से को नुकसान पहुंचा। सुरजन सिंह के घर की दीवार गुरुद्वारे से ही लगती है और सुरजन सिंह के घर पर ही मोर्टार का शेल गिरा। उनके घर की छत में एक बहुत मोटा सा छेद हो गया। अपना घर दिखाते हुए सुरजन सिंह बताते हैं, रात में जब शेलिंग शुरू हुई तो हमें लगा कि बमबारी कुछ देर में रुक जाएगी, लेकिन धमाकों की आवाज़ बढ़ती ही चली गई और छत पर जगह जगह छेद हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पगड़ी बांधे पलंग पर लेटा हुआ था, तभी अचानक 1 सेकंड से भी कम वक्त में जोरदार धमाके की आवाज़ आई और मोर्टार शेल हमारी छत पर ही आकर गिरा। शेल के परखच्चे मेरी पगड़ी पर भी लगे। यह हैवी आर्टिलरी का ब्लास्ट था। मुझे अचानक समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं
बिखर गया और छत टूटकर नीचे गिरने लगी। तभी उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो इसी मोटार का शेल मेरे 49 ईयर्स भतीजे अमरजीत सिंह को लगा था। उसकी छाती पर स्प्लिंटर लगा था। उसे हम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अमरजीत ने 22 साल फौज में सेवा दी थी। वहाँ उसको कुछ नहीं हुआ। 22 साल मतलब वो सर्विस करने के बाद भी ठीक ठाक हालात में अपने घर वापस आ गए थे। बमबारी के दौरान मोर्टार शेल सुरजन सिंह के घर की छत पर गिरा, जिसकी वजह से उनके घर की छत में काफ़ी बड़ा छेद हो गया था। जान बचाने निकले थे, तभी पेट्रोल पंप पर मोर्टार आकर गिरा। मौलाना मुश्ताक अहमद पुंछ की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। वो बताते हैं कि रात में करीब 1 बजे बमबारी की तेज आवाज़ें सुनाई देने लगी। सुबह होते होते गोलीबारी की आवाज़ और तेज हो गई और उन्होंने देखा कि घर के सामने रहने वाले मास्टर नज़ीर अहमद के घर गोला गिरा। फिर एक के बाद 3 से 4 ब्लास्ट हुए, साथ में बहुत सारा धुआं भी दिखाई दिया। नज़ीर अहमद के घर पर 4 ब्लास्ट हुए। गोलाबारी में उनकी पत्नी शकीला तबस्सुम की भी मौत हो गई। वो बताते हैं कि हम खेतों के बीच में बने मास्टर नज़ीर अहमद के घर जब पहुंचे थे तो उनके खेत पे मोर्टार ब्लास्ट होने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। घर की दीवारें भी मोर्टार हमले की वजह से फट गई थी। अब इस घर पर ताला लगा हुआ है और मास्टर नज़ीर भी पुंछ छोड़कर चले गए हैं। यानी जान बचाकर उनको वहाँ अपने घर को छोड़ना पड़ा। ये बात काबिले गौर है। अपनी पत्नी को खोने के बाद नज़ीर ने पुंछ छोड़ दिया। मौलाना मुश्ताक बताते हैं कि गोलाबारी तेज हो गई तो हम घर से निकलकर कोई सेफ जगह तलाशने की कोशिश करने लगे। तभी पास के एक पेट्रोल पंप पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। जब हम पेट्रोल पंप का हाल देखने उसकी तरफ बढ़े तो हमारी मुलाकात शमशाद बानो से हुई। ये पेट्रोल पंप शमशाद बानो का ही है। वे अभी पुंछ छोड़कर कहीं सेफ जगह चली गई हैं। अभी अपना घर और कारोबार देखने आई थी। शमशाद बानो बताती हैं कि सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त था। रात भर शेलिंग चली ही रही थी। हम पुंछ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी घर के बाहर हमारे पेट्रोल पंप के पास जोरदार धमाके की आवाज़ आई। कुछ लोग इस बीच भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बमबारी में पेट्रोल पंप के पास खड़े एक शख्स की मौत हो गई। पास में ही मौजूदा एक सर्विस स्टेशन पर भी शेलिंग हुई और वो भी पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गया। ये शमशाद बानो जो है, ये उनका कहना है। पूरी रात चली गोलाबारी, बंकर में छुपे लोग। पुंछ से जम्मू के रास्ते में हमें संजीव मिले, किसी व्यक्ति का नाम है, वो भी पुंछ के ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान से बमबारी शुरू होने के बाद उन्होंने एक स्कूल और बस, कुछ गाड़ियों का इंतजाम किया। 8 मई की सुबह वे कुछ परिवारों और बच्चों को साथ लेकर जम्मू के लिए निकले थे। उन्होंने बताया कि पुंछ के लोग बंकर में ही रह रहे हैं। सेना के जवानों ने लोगों को बंकर में जाकर पूछ परख की और उनका हालचाल जान रहे थे। तो बताते हैं रात के 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। रात के 1:30 बजे लोग घरों से निकलकर सेफ इलाकों में पहुंचने की कोशिश करने लगे। गोलाबारी इतनी तेज थी कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। रात 2 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 12 घंटे बमबारी चलती रही। लोग पुंछ छोड़कर भागने लगे। और वो बताते हैं कि जब मोटर शेल फायर किया गया तो लोग ज़मीन पर लेट गए। मोटार के स्प्लिंटर लोगों के घरों को छलनी कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और उन्होंने देखा कि घर के सामने गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठा एक बच्चा मोटार की चपेट में आ गया। उससे उड़ा स्प्लिंटर बच्चे को लगा और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई, जो हमने पहले आपको बताया है। और पाकिस्तान ने पुंछ को ही क्यों निशाना बनाया, ये भी देखने वाली बात है। जबकि ये पुंछ शहर जो है वो घाटी में बसा हुआ है, तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों से पुंछ जो है वो पूरा घिरा हुआ है। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर का हिस्सा जो है, तो पाकिस्तानी ने ऊंची पहाड़ियों पर आर्मी पोस्ट बना रखी है और उस पोस्ट से पूरा पुंछ शहर साफ साफ दिखाई देता है। इस तरह से पुंछ पर हमला करने के लिए स्मारक बढ़त प्राप्त हो जाती है पाकिस्तान को। अटैक करने में
एटीट्यूड सबसे अहम होता है। हाई एटीट्यूड वारफेयर में जो ऊंचाई पर होता है उसे बढ़त मिलती है। वैसे पाकिस्तान के लिए ऊंचाई से फायर करना आसान था, क्योंकि जो ऊंचाई पर होता है उसको नीचे मार करनी होती है और नीचे वालों को बचना होता है। पाकिस्तान ने जम्मू, राजस्थान, पंजाब पर भी हमला किया। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन 9 मई की रात को ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में किए गए। जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांभा, केरन, तंगधार, करनाह, अखनूर, आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया, पंजाब के पठानकोट, राजस्थान के जैसलमेर, पोखरण, गुजरात के भुज पर भी किए गए। उसके बाद राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में ब्लैकआउट के आदेश दिए गए। श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, किश्तवाड़, अखनूर, सांभा, पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान ने सुसाइडल ड्रोन से और मिसाइलें दागी। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग की गई। एलओसी के पास कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग भी की गई, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब भी दिया। सतवारी, सांभा, आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया में 8 मिसाइल दागी गईं। इन्हें भी भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। और ये जो इलाके हैं, ये तंगधार, केरन, जम्मू, अरनिया, आरएसपुरा, सांभा, पोखरण, राजस्थान में जो जैसलमेर के से आगे है, और करना, अखनूर, ये कश्मीर में है। तो इन जगहों पर पाकिस्तान ने सिविलियंस को अटैक करने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो पाए। हमारे 16 लोग इस बम शेल में गुजर गए, जान से हाथ धो बैठे, और 60 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। एक दिन पहले 15 से ज़्यादा अन्य सैन्य ठिकानों पर भी हमले की कोशिश की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 8 मई की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके लिए इजराइल से मिले हुए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया था। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, करनाल, नाल, फलौदी ये राजस्थान के अंदर है। और यहाँ इससे आगे बाबा रामदेव का एक स्टेशन आता है, उससे आगे एक और हमारा स्टेशन आता है उत्तरलाई। भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी, इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। मतलब बॉर्डर एरिया में सिविलियन के ऊपर भी बमबारी की गई। पाकिस्तान का हमला और भारत ने जवाब दिया, इसको समझना होगा। भारतीय सेना ने पहले ही सीमा पर रूस से मिले S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के हमलों के बाद 8 मई की सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई जगह हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया था। सोर्सेस बताते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तौर से भारतीय सैन्य शक्ति ने तबाह कर दिया था। तो ये जवाबी कार्रवाई हुई थी जो हमने की थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी अभी कहानियां बाहर निकल कर आएंगी जिनका हम जिक्र करेंगे, परंतु ये पाकिस्तान की दुर्बलता, उनका डरपोकपना, और वो सिविल एरियाज पर कैसे आक्रमण करते हैं जो कि वार रूल्स के अगेंस्ट होता है। मेरा मानना ये है कि जो अच्छी लड़ाई करना जानते हैं वो इस प्रकार सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं करते, परंतु पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करना बेमानी हो जाता है।
इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आपसे एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं आती, आप एपिसोड देख लेते हैं और ये सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में करनी होती है, हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, ना ही YouTube इसके लिए कोई पैसा चार्ज करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सज्जन मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।